नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है स्त्री के सिक्स सेंस कभी धोखा नहीं खाता। पार्टी मीटिंग शुरू होने से कुछ समय शेष था। सारा कार्य तेजी से संभाला जा रहा था। लगभग 1000 कार्यकर्ता आज लाल भवन के इस ऑडिटोरियम में एकत्रित होने जा रहे थे। चारों तरफ अफरा तफरी मची थी कि कहीं कोई चूक न रह जाए। पार्टी ने चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की थी। इसका पूरा श्रेय पार्टी के कार्यकर्ता राजहंस भैया को मिल रहा था। पिछले 5 वर्षों में राजहंस भैया ने जितना काम किया था उतना इस क्षेत्र में शायद ही कभी किसी ने किया हो। उच्च शिक्षा के लिए विद्यालयों व विश्वविद्यालयों का निर्माण, ताकि स्थानीय युवा का क्षेत्र से बाहर जाकर भटकना न पड़े। सामुदायिक भवनों व पार्कों का निर्माण, बारिश के बाद सड़कों की मरम्मत, देहाती इलाकों में पानी की टंकियां, सोलर लाइट जैसे कार्य चुनावी जीत के लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहे। राजहंस भैया अपनी सफाई में स्थानीय लोगों को विश्वास दिलाते कि अभी भी बहुत से काम पाइपलाइन में हैं, समय लग रहा है, मगर अच्छे परिणाम जरूर सामने आएंगे। शाम को 7 बजे से विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का नाम तय होना था। वैसे अनुमान तो सबको था कि सर्वसम्मत के साथ सभी कार्यकर्ता चाहते थे कि राजहंस भैया को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन पुष्टि तो पार्टी के अध्यक्ष के खुलासे से ही होनी थी। मुख्यमंत्री के नाम के बहाने सभी कार्यकर्ता पूरी उत्सुकता के साथ एक जगह जमा हो गए। पार्टी भी को बने पूरे 46 साल हो चुके थे। शुरू के कई साल राज्य में पार्टी की पकड़ अच्छी खासी रही, चाहे वह छुटपुट काम के बूते पर हो या फिर बाहुबलियों के बल पर। पार्टी अध्यक्ष भुजंग साहब ने प्रदेश में जब अपनी पार्टी की शुरुआत की थी, तब वे केवल छात्र नेता के रूप में जाने जाते थे। कभी किसी नेता की चापलूसी तो कभी किसी अधिकारी के पीछे लगकर उन्होंने पार्टी को मैदान में उतारा था। लोगों के बीच से उठे होने के कारण वे स्थानीय लोगों की परेशानियों से भली भांति परिचित थे। शुरुआत में पार्टी ने जमकर काम किया। पहले दूसरे चुनाव तक भुजंग साहब स्वयं हर मकान, हर दुकान जाकर लोगों से मिलते, उनका हाथ बटाते, हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाके माथा टेकते, पूजा करवाते। कभी किसी मंदिर में जलाभिषेक करने की खबर, कभी किसी धाम में पूजा अर्चना, तो कभी नदी तट पर आरती। धीरे धीरे पार्टी की धाक जम गई। पूरे प्रदेश में यही पार्टी सबसे ताकतवर समझी जाने लगी। साधु छवि के पीछे छुपी उनकी धूर्तता और राजनीतिक मामलों की कार्यदक्षता के कारण जल्दी ही उनकी गिनती क्षेत्र के कद्दावर नेताओं में होने लगी। पैसे की कोई कमी नहीं थी। व्यापारियों और धन्ना सेठों के काम निकलते रहते और भुजंग साहब और पार्टी दोनों की तिजोरियां भरती रहीं। समय बीतने के साथ भुजंग साहब ने अपने इकलौते बेटे राजहंस को पार्टी के कामों से परिचित कराना आरंभ कर दिया। अब तक पार्टी उम्मीदवार पार्टी के बूते पर चुनाव जीतने लगे थे। विकास कार्य केवल पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में ही अंकित होकर रह गया। लेकिन सब भूल गए कि हर चुनाव में अलग मतदाता आता है। पार्टी उम्मीदवारों का जीत के बाद अपने क्षेत्रों में भी मुंह भी न दिखाना, कार्यकर्ताओं के काम के प्रति लापरवाही और पार्टी में ऊपर से नीचे तक पसर चुके अति विश्वास ने अपना रंग दिखा दिया। पिछला चुनाव हारने के बड़े झटके से जितनी पीड़ा दी, वह भुला पाना असंभव था। उन्हीं दिनों राजहंस भैया का विवाह हुआ। हार का ठीकरा मीडिया ने नई शादी की खुमारी पर फोड़ा। वैसे तो शादी के बाद भी राजहंस राजनीतिक दौरों पर रहता, किंतु नए दूल्हे की अपनी प्यारी पत्नी रेणुका के पास लौटने की जल्दी सभी को दिखाई दे जाती। ऐसी चर्चाएं मत देखा करो टीवी पर। घर लौटते ही टीवी का रिमोट बंद करते हुए राजहंस बोला, चुनाव के नतीजों में भला तुम्हारी क्या भूमिका, जो मीडिया तुम्हें मेरी हार का जिम्मेदार ठहरा रही है? इसमें मूड खराब होने वाली कौन सी बात है? ये तो समाज का रिवाज है कि गलत कार्य का जिम्मेदार स्त्री को ठहरा दूं। जब बच्चा फेल हो जाए तो वजह माँ की लापरवाही, जब आदमी शराबी हो जाए तो बहक जाए तो बीवी की। इसमें क्या नया है? रेणुका बिल्कुल आहत नहीं लग रही थी। तो क्या हुआ, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है? मैंने सोचा तुम अभी अभी इस परिवार का हिस्सा बनी हो और आप ये
मत भूलें कि मैं राजनीतिक परिवार से हूँ, पॉलिटिकल डायनामिक्स अच्छी तरह समझती हूँ। अंग्रेजी में एक कहावत है, दोज हु फॉरगेट हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। इसका मतलब है कि जो अपने इतिहास में नहीं सीखता वह इतिहास दोहराता है। हमें आगे की सुधि लेनी चाहिए, केवल चुनावों के समय नहीं, अपोजिशन में रहते हुए भी अपने क्षेत्रों में काम करना नहीं छोड़ेंगे। देखिए, अगला और आने वाला सभी चुनाव आप ही जीतेंगे। रेणुका की बातों ने राजहंस को पूरी तरह प्रभावित किया था। वह जितना सुंदर थी उतनी ही गुड़ी भी। ब्यूटी विद ब्रेन का अद्भुत समागम। राजहंस ने अब रेणुका से राजनीति पर चर्चा करनी शुरू कर दी थी। आगे की रणनीति बनाकर वह अक्सर घर से निकल जाया करता और सारा दिन पार्टी ऑफिस क्षेत्रों के दौरे या मीडिया से मिलकर देर शाम तक घर लौटता। शादी को 6 माह बीतते हुए रेणुका ने घर की बागडोर पर अपने हाथों में संभाल ली थी। अब सबकी देखरेख करती, राजहंस के साथ राजनीति पर आगे के दांव सोचती और परिवार में इकलौती स्त्री होने के साथ कर्तव्य निभाती। पिताजी, आपका नाश्ता टेबल पर लगा दिया है, कहते हुए जब रेणुका ने नाश्ता परोसा तो भुजंग साहब की लेजलीजी उंगलियों का स्पर्श उसे चौंका गया। किंतु जब उसकी अचरज भरी दृष्टि पर उसने भुजंग साहब के होठों पर अजीब सी मुस्कान देखी तो फौरन बहाने से अपने कमरे में चली गई। क्या सच में वही हुआ जो उसका मन कह रहा था, या वह गलत फहमी है? भुजंग साहब की छवि तो एक विधुर साधुनुमा पुरुष की रही है, पर आज जो हुआ वह गलती से तो नहीं था। क्या उसकी सिक्स सेंस इतनी गलत हो सकती है? रेणुका अपनी छठी इंद्री की बात को सच माने तो कैसे? आखिर रिश्ता ऐसा था और फिर आज तक पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसे आज के अनुभव को बिना दोबारा परखे किसी भी निर्णय पर पहुंचना गलत लगा। रेणुका के चेंजिंग रूम की चटकनी थोड़ी टेढ़ी लगती थी। एक सुबह नहा धोकर रेणुका कपड़े बदल रही थी कि अचानक दरवाज़ा खोलकर भुजंग साहब जी कक्ष में दाखिल हुए। हड़बड़ा कर रेणुका नीचे बैठ गई और बोली, पिताजी, मैं हूँ यहाँ पर। ओह, कहते हुए भुजंग साहब एक पल ठहर कर वापस चले गए। लेकिन जब उसकी अगली सुबह रेणुका ने अपने चेंजिंग रूम की चटकनी को गायब पाया तो उसका माथा फिर ठनका। पूछने पर पता चला कि ठीक करवाने को कहा है। भुजंग साहब ने उस शाम जब बाप बेटा पार्टी ऑफिस से घर लौटे तो रेणुका ने पकौड़े बनाकर रखे थे। चाय और नाश्ता के लिए दोनों डाइनिंग टेबल पर पधारे तो रेणुका ने भुजंग साहब के हाथों से उनकी फाइल लेते हुए कहा, पिताजी, ये मैं स्टडी में रख के आती हूँ। लेकिन फाइल उनके हाथों में सरकने के बजाय भुजंग साहब ने उसकी उंगलियों के छोर पर हल्का दबाव बनाते हुए पकड़ लिया। राजहंस फोन पर किसी से बात करने में बिजी था। भुजंग साहब धीरे से बुदबुदाई, ये मेरा घर है, मेरी पार्टी है, यहाँ केवल मेरी मर्जी चलती है। उसकी दृष्टि रेणुका के अंदर तक भेद रही थी और उनके चेहरे पर वही अजीब कुटिल सी मुस्कान तैर रही थी। रेणुका को समझते देर नहीं लगी कि भुजंग साहब की छवि और असलियत में समानता नहीं है। वह उस घर की बहू है, उसे इस रिश्ते में रहना होगा और इन दो विभिन्न रूपों का सामना भी करना होगा। अरे पिताजी, आप इतने गर्म कैसे हैं? बुखार तो नहीं आ रहा है? जोर से बोलते हुए रेणुका ने राजहंस का सारा ध्यान अपनी ओर खींचा। जरा देखिए तो डॉक्टर को बुला लें। रेणुका की इस अप्रत्याशित क्रिया से भुजंग साहब जी भी हैरान रह गए। नहीं नहीं, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है बहू, ऐसी कोई बात नहीं। परंतु आज के वाकये ने रेणुका के मन से सारा कोहरा छांट दिया था। उसे केवल राजनीति में ही नहीं बल्कि घर की चारदीवारी में भी रणनीति अपनानी होगी। माँ जी को इस संसार से गए इतने वर्ष बीत गए, क्या आपने कभी पिताजी के दूसरे विवाह के बारे में नहीं सोचा? मेरा मतलब है, उन्हें भी तो किसी साथी की कमी खलती होगी। एक रात छत पर चहलकदमी करते हुए रेणुका ने बात उठानी चाही तो राजहंस ने हंसते हुए कहने लगा, किसी और से यह बात मत कह देना। पिताजी संसार त्याग चुके हैं, वे तो बस धर्म और समाज कल्याण के सारे काम करते हैं। राजहंस के उत्तर से रेणुका को स्पष्ट कर दिया, भुजंग साहब की असलियत उनके अपने बेटे को भी पता नहीं है। इस समय उसने चुप रहने में ही अपनी और परिवार की भलाई समझी। स्वयं एक राजनीतिक परिवार से होने के कारण रेणुका समझती थी कि घर के पुरुष वर्ग का क्या मोल होता है।
उसकी छवि और मान कितने मायने रखते हैं। पार्टी का सारा भविष्य इसी धुरी पर टिका रहता है। घर में सुबह दोपहर भुजंग साहब जी का सामना करने से बचने के लिए रेणुका ने भी राजहंस के साथ सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेने का निर्णय लिया। जब अपनी यह इच्छा अपने पति को बताई तो राजहंस खुशी से राजी हो गया। तुम्हारे आने से पार्टी को अवश्य लाभ होगा। वाकई रेणुका ने राजहंस के कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। जब राजहंस दौरे पर निकलता रेणुका उसकी खुली जीप में धूप ताप गर्मी की परवाह न करते हुए सिर पर साड़ी का पल्लू लिए छोटी कत्थई बिंदी लगाए पूरी विनम्रता से हाथ जोड़े जनता से सम्मुख होती। उसके सौंदर्य सोने पे सुहागा का काम करता। सादगी और उत्कृष्टता का ऐसा मेल कि जनता उनको देखने के लिए उमड़ पड़ती। रेणुका ने अपने चेहरे मोहरे से आगे बढ़ते हुए पूरी लगन के साथ जमीनी स्तर पर काम किया। शुरू में राजहंस की कार्यप्रणाली को ध्यानपूर्वक समझती रही। फिर उसने अकेले ही गांव कस्बों में चक्कर लगाने आरंभ कर दिए। रेणुका ग्रामीणों की समस्याएं सुनती, उन्हें भरोसा दिलाती। इन्हीं दौरों में लड़कियों से बातचीत से उसे पता चला कि उनकी सुरक्षा को लेकर कितनी समस्या है, उसकी उच्च शिक्षा को लेकर कितनी परेशानी है। इसलिए तो इस बार पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में खास लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय बनाने की बात उठाई गई। रेणुका ने तो यहाँ तक घोषणा की कि इस बार के चुनाव में महिला मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करते हुए हेतु महिलाओं के लिए अलग मतदान केंद्र बनाया जाएगा, जहाँ तैनात सभी पुलिसकर्मी, चुनाव अधिकारी और अन्य कर्मी महिलाएं होंगी, ताकि महिलाओं की सुरक्षा मुख्य प्राथमिकता रहे। मैं चाहती हूँ कि हमारे प्रदेश की चुनावी प्रक्रिया और महिलाओं की भागीदारी बढ़े और यह एक पहल है। रेणुका के यह कहते ही सारा वातावरण तालियों की गड़गड़ाहट में गूंज उठा। तालियों के शोर में उसे विश्वास दिला दिया कि वह सारी दिशा में अग्रसर है। स्थानीय लोग रेणुका के राजनीति में सक्रिय होने से खुश थे। धीरे धीरे रेणुका अपने राजनीतिक वर्क स्टाइल से पार्टी में खून पसीना बहाने वालों के लिए प्राथमिकता बनने लगी। इससे पार्टी में उसके समर्थकों की संख्या में वृद्धि होनी स्वाभाविक थी। उसके समर्थन में रेणुका की बात को ही अपनी पार्टी मानकर चलने लगी। पार्टी के समर्थकों ने अपने स्तर पर उनके राजनीति में सक्रिय होने की तैयारियां शुरू कर दी थी। साथ ही क्षेत्र के छुटभइये नेताओं की फौज भी उसकी चुनावी शर्तें सहर्ष स्वीकार करने लगी। अगले चुनाव आए रेणुका की कूटनीति व बुनियादी स्तर पर लोगों के साथ किया गया काम रंग लाया। पूरी लगन के साथ किए गए कठोर परिश्रम का सुखद परिणाम था कि चुनावी जीत। पार्टी में हर तरफ जश्न का माहौल था। रंग अबीर, लड्डुओं के डब्बे, ढोल नगाड़े और नाचते हुए कार्यकर्ता भुजंग साहब, राजहंस और रेणुका के गले में गेंदे के फूलों की मालाएं बढ़ती जा रही थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सुनहरे बॉर्डर वाली लाल साड़ी पहन लो, तुम्हारा गोरा रंग इसमें और भी निखर कर आता है, राजहंस बोला तो रेणुका हंस दी। राजहंस की रेणुका के प्रति आसक्ति और दीवानगी आज भी बरकरार थी। वो गोरा रंग जो कभी हुआ करता था। रेणुका के कहने का अभिप्राय समझते हुए राजहंस ने उसके गले में अपनी बाहों का घेरा कस दिया। अजी मोहतरमा, ये आपके गोरे रंग का बलिदान ही तो है। आज हमारी पार्टी हर ओर जीत का बिगुल बजा रही है। जितनी मेहनत मैंने की है उससे कहीं अधिक तुमने, यह बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम चाहो तो तुम भी पार्टी में कोई पद ले सकती हो। अध्यक्ष की कुर्सी कैसी रहेगी? रेणुका के कहते ही राजहंस की आंखें सिकुड़ गईं। पिताजी की कुर्सी? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। चलिए आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाइए। लेकिन अगले कुछ हफ्ते ऐसे ही घटित हुए जिसकी किसी को अपेक्षा नहीं थी। प्रेस में इसी घटना का शोर उठने लगा। पार्टी प्रवक्ता का कहना था कि यह एक विरोधी खेमे की चाल है। घर और पार्टी दफ्तर में सभी को किसी प्रकार का कोई बयान न देने की हिदायत दी गई। पार्टी में दो पक्ष हुए, एक वे जो आक्षेप में प्रभावित थे और दूसरा वे जो विरोध में थे। भुजंग साहब जी और राजहंस चाहते थे कि सभी की सहमत इस आक्षेप के विरुद्ध बने, ताकि किसी भी तरह की गुटबाजी की हवा न मिले। पैतृक गांव में एक महिला आगे आई। उसकी कहना था कि भुजंग साहब जी के साथ उसके अनैतिक कार्य किया है। उसके अनुसार बात करीब 1.5 दशक पुरानी है, जब भुजंग साहब जी का गांव में काफ़ी आना जाना था। उन्हीं दिनों उनके पैतृक घर की साज संभाल के लिए रखी गई थी।
एक रात उसे घर में अकेली पा भुजंग साहब ने उसके साथ अनर्थ कर गुजरे थे। जब प्रेस पूछती तो वह अब तक कहाँ थी, तो वह कहती कि उसे हिम्मत जुटाने में इतने वर्ष लग गए। चुनावी जीत के बाद भुजंग साहब जी राज्यपाल से सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए मिलने की तिथि तय कर रहे थे। उस महिला के आगे आकर सारा राजनीति माहौल संकट में डाल दिया। उसके कलेश की शाखाएं घर तक पहुंचने लगीं। राजहंस काफ़ी तनावपूर्ण रहने लगे। रेणुका जो अब तक खामोशी से नज़ारा देख रही थी, राजहंस ने परेशान होने पर उससे निकलने की विधि सोचने लगी। आप चिंतित ना हो, मैं कुछ करती हूँ, लेकिन इससे पहले पिताजी कहिए कि इस औरत की बात का जोरदार खंडन करें और जीवन को साधारण ढंग से जीते रहें, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जो काम जैसे होना था उसकी वैसे ही पूर्ति करते रहें। एक बार राजहंस रेणुका के विचार से सहमत हुआ। उसके समझाने पर भुजंग साहब जी भी मान गए। उनका ज्ञापन राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। इसी सिलसिले में आज लाल भवन ऑडिटोरियम में पार्टी मीटिंग की तैयारी जोर पर थी। सभी एकत्रित कार्यकर्ता बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। जितनी भोली लगती हैं न मैडम, उतनी आक्रामक रूप धारण कर लेती। यदि पार्टी मीटिंग में जरा भी खामोशी रह जाए तो मेज़ों पर पानी की बोतलें रखती। एक बहरा दूसरे को आगाह कर रहा था। अच्छा, पर मैं तो समझता था कि मैडम गौण सीधी सादी भारतीय नारी, सिर पे पल्लू, माथे पर बिंदी, चेहरे पर भोली मुस्कुराहट और हाथ हमेशा प्रणाम मुद्रा में जुड़े हुए। जिस दिन इस गऊ ने सींग दिखाने स्टार्ट कर दिए, उस दिन अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने उन्हें स्टेज के पीछे बुदबुदाते सुना था कि मेरा जबड़ा थक गया। नकली मुस्कान ओढ़े हुए उसके मासूम चेहरे से बच के रहिए, नेताओं को दूर से सलाम करने में ही भलाई है। भुजंग साहब जी, राजहंस और रेणुका के आते ही पार्टी मीटिंग आरंभ हुई। सबसे पहले भुजंग साहब जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बेजोड़ मेहनत और लगन की पार्टी की चुनावी जीत का श्रेय देते हुए धन्यवाद किया। फिर आशा के अनुरूप उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए नाम प्रस्तावित किया। कुछ इस महिला के आक्षेप के कारण धूमिल होती छवि कुछ कार्यकर्ताओं की अनकही इच्छा को बूझते भुजंग साहब जी मन मारकर मुख्यमंत्री पद हेतु राजनीति का नाम प्रेरित कर दिया, जिसे सभी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तालियों के शोर के बीच जब भुजंग साहब जी वापस आकर अपनी कुर्सी पर विराजमान हुए तो राजहंस ने माइक संभाला और हाल में उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करने लगा। उसके भाषण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय रेणुका भुजंग साहब जी के पास बैठकर अपने कान में कानाफूसी करने में व्यस्त दिखी। उनसे बात करते हुए उसके अधरों की मुस्कुराहट पार्टी की जीत की प्रसन्नता तथा पति को मुख्यमंत्री पद मिलने का उल्लास बयान कर रही थी। राजहंस के भाषण के पश्चात भुजंग साहब जी पुनः माइक की ओर गए। मेरे प्यारे साथियों, मैं एक और बात आज आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। जैसे आज तक आपने मेरा साथ निभाया, मैं चाहता हूँ कि इस बात के लिए मुझे आपका पूरा सहयोग प्राप्त हो। अब मेरी उम्र हो चली है। मैं आज से अपनी बहू रेणुका को पार्टी अध्यक्ष का कार्यभार सौंपना चाहता हूँ। यदि आप लोग मुझे इजाज़त दें तो भुजंग साहब जी ने अपनी बात समाप्त की थी। पूरा हाल रेणुका भाभी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। रेणुका द्वारा किए गए अब तक के काम, उसका सभी कार्यकर्ताओं से नाता, एक निजी जिंदगी और भारतीय नारी की छवि सभी उसके हक में थे। रही बात उस अनजान महिला द्वारा लगाए आक्षेप से निपटने की, तो वह अवतरित हुई वैसे ही गायब हो गई। रेणुका संभवतः यही खुलासा कर रही थी कि भुजंग साहब जी के कानों में जिस व्यक्ति ने अपने मद में चूर होकर घर के अंदर रिश्तों की मर्यादा भंग करने का प्रयास किया था, रेणुका ने बड़ी चालाकी से उसे उसी खेल में मात देकर आज अपना बदला पूरा कर लिया। पल्लू के नीचे छुपाए दिमाग में क्या चल रहा था, उसका अनुमान लगाना वाकई कठिन है। पल्लू, बिंदी और प्रणाम किसी का आवरण भी हो सकता है, किंतु उसे किसी का भोलापन समझना मूर्खता होगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी इस कहानी को शेयर कीजिए। इस आशा के साथ धन्यवाद।